अमरीकी इलेक्शन 2024 की इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब इमरान याकूब खान साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया अनवर चीमा साहबा, बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ी हमारे साथ होंगे, हामिदुल मशरकी जो मशरक़ वस्ता के अमूर के माहिर हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, और जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ शाजिया साहबा आपसे करते हैं। ये जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि जी बड़ी थिन रेजर है, इस बड़ा टफ कंपटीशन है, और कुछ लोग एतबार भी नहीं कर रहे, क्योंकि ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के जो प्रो पेपर्स हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी एक अपनी कहानी है, वेयर एज जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसमें लगता है कि फॉर्मिडेबल थ्रेट है अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को। तो आप कैसे देखती हैं इसको? ये नतीजा क्या इसी तरह से एक नेक एंड नेक फाइट है? जी बिल्कुल, आपने सही तरफ इशारा किया है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट ही है। ख़ासतौर पे जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सन है, मिशिगन है, इनके अंदर टोटल इलेक्टोरल वोट जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, वो हैं 90, और ये सारी गेम 90 वोट्स की है आउट ऑफ 270। और जैसा आपने कहा कि जो प्रो स्टेट मीडिया है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है, वो पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है, और उसकी वजह भी ये है, इसकी तरफ इंडिकेशन है कि उनको ये लग रहा है कि ट्रंप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन ले जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड के स्विंग स्टेट्स कैसे बिहेव करती हैं। अब स्विंग स्टेट्स के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पे अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त जो अमेरिका की सतह पे 2 साइल मंडरा रहे हैं, एक तो है ज़ेलेंस्की का कर्ज, और दूसरा जो है वो इसे है गजा की जेनोसाइड। और ये जितना भी इस चीज़ को अंडर द कारपेट कर ले, ये दोनों चीज़ें इस वक्त जो अमेरिकन इलेक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसाइसिव इनकी पावर, ये जितना भी इग्नोर कर ले, अब आखिरी एक हफ्ते या 15 दिन में जाके स्टेट जो है वो रिपब्लिकन अगर जाके ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी हम गजा के बारे में कुछ करेंगे। इवन बिल क्लिंटन जो है वो एक स्टेट में पहुंचे हुए थे और ये फरमा रहे थे कि जी के बारे में कुछ किया जाएगा, लेकिन ये बहुत लेट है। और दूसरा, लोगों को ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, इन 2 मसलों का हल नहीं होने वाला है। कि दुनिया इन मसलों की वजह से और ब्रॉडर जो है वो जंगों की लपेट में आने वाली है। तो ये खासतौर पे जो अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो है भी सारी सारी इन स्विंग स्टेट, तो वहाँ पे बहुत नेक नेक है। उनके पास चॉइस ये है कि आप कमाला हैरिस जो है जो बाइडन की जेनोसाइडल पॉलिसीज को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, या आप एक तो इजरायली ट्रंप को वोट देना चाह रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं? अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कमाला जो है वो जो बाइडन की पॉलिसीज को आगे लेके चलेगी, उसके पास और कोई मार्जिन नहीं है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो उन्हीं को टो करेगी उसकी पॉलिसी। अच्छा ट्रंप जो है उससे ये जी मैडम, मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, बड़ा पेचीदा इलेक्ट्रल सिस्टम है इनका। फिर पहले आप जानते हैं कि गोर बुश की जो हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था, तो मुझे आज भी याद है कि उसने कहा था, अल गोर ने कहा था कि दो आई सिक्योर्ड मोर पॉपुलर वोट्स, बट इट्स नॉट द पीपल्स ऑफ अमेरिका हु इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट एंड आई लास्ट इन द इलेक्ट्रल कॉलेज। तो हम जानते हैं कि कैसे मैनेज हुआ। जैब बुश फ्लोरिडा का उस वक्त गवर्नर था। तो क्या इसका रास्ता रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट 2-4 कदम आगे जाएगी? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वो जो पॉलिसी है एक्सपेंशन की या दुनिया में अड्डे जो हैं उसके, ये उसको कहीं रोल बैक ना कर दे, जो खतरात हैं एस्टैब्लिशमेंट को। तो डू यू थिंक इट विल बी अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर? डॉक्टर कमर चीमा साहब। सईद काजी साहब और इमरान यकूब साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज तक शायद कभी ऐसे ना हुआ हो कि इस वक्त जितनी भी सरकारी अमारात हैं वाइट हाउस के इर्द गिर्द एंड इंक्लूडिंग वाइट हाउस, सबको बैरिकेड किया जा रहा है।
तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पैनिक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लूज़ करते हैं तो कोई क्राइसिस ना आ जाए, एक बड़े पैमाने पे हालात ना ख़राब हो जाए। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें ये डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। और काजी साहब, मैं आपको बात बताऊं, इस दफ़ा जो ख़तरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि मैं जंगें शुरू नहीं करता, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा तासुर ये है कि वो कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर्स की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन वो ट्रेड वॉर्स की तरफ चले जाएंगे। ही बिलीव्स इन इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बिलीव करते हैं। इज इन एंटी ग्लोबलाइजेशन है वो। तो इन चीज़ों को देख के उनके जो पार्टनर्स हैं पूरी दुनिया में, वो बड़े घबराते हैं कि इससे अगर जो ऑलरेडी इकोनॉमिक डील्स दुनिया के साथ चल रही हैं उसमें कहीं रोल बैक ना ट्रंप कर ले, और हर मुल्क के साथ वो कहेंगे कि मुझे दोबारा आपके साथ निगोशिएट करना है, मैंने टैरिफ्स इंक्रीज करने हैं, किसी जगह टैरिफ कम करने हैं। तो बड़ा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, इज कमिंग विद अ बिजनेस माइंड, तो वो जो एक मल्टीलैटरल अप्रोच जो डेमोक्रेट्स की है वो रिवर्स होने का एक खतरा है, जिसमें पूरी दुनिया घबराई हुई है। इसमें यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस, हर मुल्क के अंदर पैनिक है। लेकिन जारी बात है कि कोई बंदा बोलना नहीं चाह रहा, वक्त से पहले कोई ओपिनियन नहीं देना चाह रहे। चाइनीज, हर मुल्क के अंदर इसमें पैनिक जरूर मौजूद है। और जो आपने कहा, अब देखिए ना, 900 अरब डॉलर के करीब डिफेंस डिपार्टमेंट का बजट है। कुछ 100-200 अरब डॉलर तो वो सिर्फ इंडो पैसिफिक के लिए मांग रहे हैं कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए दें। तो डोनाल्ड ट्रंप तो 1 रुपया नहीं देते। वो तो आपको याद है, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनको कहते हैं ही इज द बेस्ट सेल्समैन। वो जब भी अमेरिका आता है 10-20 अरब डॉलर लेके हमसे चले जाता है। तो वो इन चीजों में, वो जो पैसे देना है वो उसमें खुश नहीं होते, वो पैसे कमाने में खुश होते हैं। और देन फिर इंटरनल डिस्कशंस हैं, इमिग्रेशन, माइग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, ये उनका ये टॉपिक नहीं है। सो एस्टैब्लिशमेंट जरूर घबराई हुई है। और उसके लिए ये आपने एक और बात भी, एक बात और भी पॉइंट आउट की, और कल कोई और भी हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस मौजूद है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। ब्रिगेडियर साहब, अच्छा वो आ रहे हैं। इमरान याकूब साहब, अभी इन्होंने बात की, चीमा साहब ने, 23, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड सवात टीम्स, जिसे सवात टीम्स कहते हैं, वो 23 जो जिस तरह अभी चीमा साहब भी फरमा रहे थे कि जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, ये हम वतन अजीज़ में तो सुना करते थे, मगर अमेरिका बहादुर में भी यही हो रहा है। और 23 स्टेट्स को सेंसिटिव करार दिया गया है, ख़ास तौर पर एक जो स्टेट है जिसमें शायद फैसला होना है, विस्कॉन्सिन। तो आप कैसे देखते हैं ऐसा इलेक्शन? हमने कभी मेरे ख्याल में अपनी साफ़ती ज़िंदगी में कवर नहीं किया था। इमरान याकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, 2-3 चीज़ें हैं जिसे आपने जिक्र किया, चीमा साहब ने जिक्र किया, मैडम शाज़िया साहबा ने किया, जो इस दफ़ा अनहोनी है। अगरचे अमरीकी इलेक्शन तो दुनिया में ऐसे समझा जाता था कि वो वोट होता है और जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है और वो इक़्तिदार संभाल लेता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि ट्रंप ने एक तो इस तरह की फ़िज़ा बना दी है कि जैसे मोहल्ले का कुछ जग्गा होता है ना, उसी तरह से ट्रंप ने ये एक फ़िज़ा बना दी है कि अगर उनको ज़बरदस्ती हराया गया, यानी अगर वो मेरिट पे भी आ रहे हैं, तो वो ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया जाएगा। ये ट्रंप की एक पहले ही कह दिया कि मेरे खिलाफ रिजल्ट आया तो मैं नहीं मानूंगा। सर, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से आप इस बात को समझे कि वो तो जीत के बैठे हुए हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर मैं हारूंगा तो उसमें मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, मुझे ज़बरदस्ती हराया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये खौफ और की एक फ़िज़ा कायम कर दी कि अच्छा बच्चू जब मुझे हराया ना तो मैं छड्डांगा नहीं। ये मामला इस तरह से पहले नहीं था। तीसरी बात ये कि देखें, इस इलेक्शन में जो दूसरा सबसे अहम इशू है वो है मुस्लिम वोटर का। मुस्लिम वोटर वहाँ पे कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना कि फ़लस्तीन और गज़ा की वजह से वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया है, अहम किरदार उसका बन गया है। तीसरा ये कि ख़ुद अमरीकी भी, पहले देखें फ़लस्तीन पे तो बड़े अरसे से मुजालिम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से कभी भी उसमें एक सेंटीमेंट अमरीकी अवाम में ख़ुद नहीं पैदा हुआ था जितना जुल्म और बर्बरियत इन्होंने इस दफ़ा की है। उससे अमरीकी वोटर के अंदर भी ये मामला है, ख़ुद अमरीकी बाशिंदों के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी जो हैं वो इख्तलाफात पाए जाते हैं। देखिए अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से एहतजाज हुए और जिस तरह से वहाँ के लोग उसमें शामिल हुए, वो भी सेंटीमेंट। और फिर सबसे तीसरी बात ये कि जो अमरीकी हमेशा एक ये देखिए एक मिथ थी अमेरिका की, ये समझा जाता है कि अमरीकी कहते हैं कि जी हम तो सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जो मर्दाना सुपरमेसी है उसको भी वो बड़ी अहमियत देते हैं। हिलरी क्लिंटन जैसी कैंडिडेट के हारने की भी एक वजह लोग
ये करार देते थे, तजिया कर ये करार देते थे कि अमरीकी कभी भी किसी खातून को अपनी सदर मुंतखब नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये मिथ भी इस दफा टूटी। पॉपुलर वोट तो हिलरी का ज्यादा था गालिबन, तो मैं सर यही कह रहा हूं, इलेक्टोरल कॉलेज में वो हार गई। हाँ जी। अच्छा, मैं अब बात को आगे बढ़ाता हूँ शाजिया साहिबा। एक और फैक्टर जो है जिसे बहुत कम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि 1946 से लेकर 73 तक एक बूम चली मईशत की, और जो आम वर्किंग क्लास या ब्लू कॉलर वर्किंग पीपल थे वो तकरीबन एलन ग्रीनस्पैन के मुताबिक 2 से 3% उनकी रियल वेज में इजाफा हो रहा था, और ये प्रोसेस पीछे गया। तो किस हद तक ये फैक्टर इन हुआ कि वो जो कहता है बार बार ट्रंप कि वी विल ब्रिंग द ग्रेट डेज बैक, बेसिकली वो प्रॉस्पेरिटी जो बड़ी हद तक वैनिश हुई है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है कोरोना के बाद, जो इन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की है नोट छाप के, इस फैक्टर को आप कितना समझती हैं शाजिया साहिबा? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पॉइंट रेज किया है कि ये जो वहाँ की इकोनॉमी है वो दूसरा बड़ा फैक्टर है, और बाज़ जगहों पे इंडिविजुअल बेसिस पे वो पहला बड़ा फैक्टर है ये चूज़ करने के लिए कि हमने किस कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फॉरएवर वॉर्स हैं, ये जो बाइडन और कमला हैरिस जिसको लेकर आगे चलने वाले हैं और जो इनके प्रेडिसेसर्स करते रहे हैं, ये फॉरएवर वॉर उनके आम आदमी तक ये बात सीप इन हो गई है कि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, जो कि ये पहले अंडर द कारपेट किसी तरीके से कर देते थे। तो ये जो भी बंदा जंग रोकने की का स्लोगन लेके आ रहा है उसको थोड़ा सा टिल्ट मिल रहा है, लेकिन उसका मसला ये हो रहा है कि यहाँ यूरोप में बैठे हुए एक अजीब किस्म की खौफ और हरास की एक कैफियत है कि अगर ट्रंप आ गया तो यूरोपियंस का क्या बनने वाला है, हम तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, वो तो नेटो का बजट जो है वो कट कर देने वाला है, वो यूक्रेन प्रोजेक्ट जो है उसको बैक बर्नर पे रख देगा, उसने तो कह देना है कि मेरा तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है, तो ये सारे का सारा मलबा जो है वो यूक्रेन की सारी हार जो है वो हमारे कंधों पे आ जानी है। तो यूरोप के अंदर बाकायदा आप महसूस कर सकते हैं खौफ की फिजा है। ये कहने को तो बहुत डेमोक्रेटिक और लिबरल डेमोक्रेसी पे इनका बहुत बिलीव है, ब्रॉडर वेस्ट का और ग्लोबल नॉर्थ का, लेकिन इनके हालात ये हैं कि ट्रंप के जीतने के नाम से ये घबराए हुए हैं। और बाकायदा पिछले दिनों मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स थी कि जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लॉबियस्ट जो हैं वो भेजे हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें भ्रष्ट हो गई और तमाशा बना और उनको वापस बुलाने पड़े। तो कीयर स्टारमर ने अपने पार्टी के लॉबियस्ट जो हैं वो कमला हैरिस की लॉबिंग करने के लिए यूएस भेज दिए थे। यहाँ पे ये हाल है, और सोचा ये जा रहा है कि अगर ट्रंप आएगा तो हम एज अ यूरोपियन आइसोलेटेड हो जाएंगे, और अगर पुराना सिस्टम हमारा चलता है तो एटलीस्ट हमें बका की जंग बहुत जल्दी नहीं लड़नी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका के अंदर एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, यहाँ हमने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की और ये जिस तरह हमने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की बात की, इसके साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और भी है जो बड़ा पॉपुलर है जो अमेरिकन रूलिंग क्लास है, और वो है आपका वार कैपिटलिज्म। क्योंकि वियतनाम देख लें, आप इराक देख लें, आप काबुल देख लें, तो वो ये समझते हैं कि जंगों से एक्सपेंशन होती है। तो ये भी एक नज़रिया है जो अल्टीमेटली उस कॉन्सेप्ट की डिफीट या जिसकी एक रद्द अमल में ट्रंप उभर कर ऊपर आया है। डॉक्टर साहब देखिए, ये एक ज़रूर पर्सपेक्टिव है, और जो जारी बात है ये पर्सपेक्टिव अमेरिकन अवाम को ये बताया गया है कि देखिए किस तरह अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, गिर रहा है। आप देखें कि वहाँ पे लोगों की जो फाइनेंशियल हालत है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, इकॉनमी जो है वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रही, लोन्स बहुत बढ़ गए हैं। सो ये बातें सारी बातें डेफिनेटली की जा रही हैं, और इस हवाले से इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी हमने आउटसोर्स कर दे, चाइना भेज दी, ताइवान भेज दी,
बहुत सारी बातें हैं जो इंटरनली हो रही हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप कैपिटलाइज कर रहे हैं कि हमारी एक्सटर्नल ओवर आउटरीच बहुत ज़्यादा है और इंटरनल रीच टुवर्ड्स आवर मासेस बहुत कम है। सो वो इस चीज़ को जो उसने पिछले 10 साल 2016 से लेकर 2024 तक पिछले आप समझ लें कि 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में इतना ज़्यादा काजी साहब उसने पेनिट्रेट कर गया अवाम के अंदर कि वो जो ये जो नारे हैं, ये जो बातें हैं, अवाम इसको अहमियत दे रही हैं और वो उसकी फिर एविडेंस भी मिलती है लोकली कि जब लोग उस तरह लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है उनकी इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात की वजह से हैं, मुश्किलात फेस कर रही हैं, तो देन ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ज़्यादा हमें इंगेज कर दिया गया है फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी में। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़ी कैपिटल जो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं या जैसे कैपिटलिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये सारी के सारे लोग मीडिया हाउसेस के भी मालिक हैं, ये वॉल स्ट्रीट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट्स को भी डोनेट करते हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से मोनोपोली जो है वो नैरेटिव के ऊपर की हुई है। सो ट्रंप जो है एज ए पॉपुलिस्ट लीडर उसने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा है। सो उम्मीद तो की जा रही है नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। मैं आपको एक बात बताऊं काजी साहब, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि इस वक्त 100 से ज़्यादा फ्री इलेक्शन लॉ सूट्स जो हैं वो अमेरिकी अदालतों में जमा हो चुके हैं, जिसमें वोटर एलिजिबिलिटी के चैलेंज है, जिन लोगों को वोटर रोल मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं। और आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो बने थे तो 5 को रिजल्ट वोट हुआ था, तो 7 नवंबर को रिजल्ट आया था। अभी भी क्वेश्चन ये आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। ये जो क्वेश्चन है कि रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा, 1 दिन बाद आएगा, 3 दिन लग सकते हैं, मसला अदालत में कहीं ना चले जाए, ये ज्यादा खतरनाक है इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, अमेरिका के लिए। और क्योंकि आपको पता है अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग जोन्स हैं, कहीं पे कब पोलिंग बंद हो रहा है, कहीं पे कब पोलिंग बंद हो रहा है, इन सारी चीज़ों को सिंक करना विद ऑल दैट कन्फ्यूजन्स, और ये जो 100 लॉ सूट्स जमा हुए हैं और ये सारी की सारी चीज़ें, देन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिस तरह इसने लोगों को मोबिलाइज किया है। और एक चीज़ जो ट्विटर पे, टिकटॉक पे आती है वो फैल जाती है और कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल है 20% जो लोग हैं वो टिकटॉक को अमेरिका के अंदर देख रहे हैं या उससे इम्प्रेस होके वोट डालते हैं। और आपको अच्छा, मैं चाहूँगा मैं एक टेक ले लूँ शाजिया साहिबा से। शाजिया साहिबा क्विकली ये फरमाइएगा कि जो सिनेरियो चीमा साहब पेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बाई एंड लार्ज ये इतना पीसफुल नहीं होगा और बड़ा अपहिल टास्क होगा ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जिस तरीके से एडामेंट है ट्रंप शिकस्त ना मानने पर? मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा ट्रंप ने बहुत पर्टिकुलर किस्म की गेम खेली है कि उसे ये पता है कि अगर उसने जीतना है तो फिर वो पावर ऑफ ट्रांसफ़र उसने कैसे स्मूथली करवाना है। अब दुनिया के सामने बहुत बड़ा फेस कीपिंग का मसला हो जाना है, क्योंकि ये तो लोग पहले ही कह रहे हैं कि ट्रंप जो है कि जीतने के चांसेस हैं, और अगर वो जीतता है तो मेरे ख्याल में पावर ऑफ ट्रांसफ़र स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा तमाशा नहीं बनेगा। अगर वो नहीं जीतता है, इन दैट केस कि वोटर्स किस तरह रिएक्ट करते हैं अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उनको कितना पीसफुल रख सकता है। लेकिन अभी तक ओवरऑल परसेप्शन यही है, चाहते ना चाहते हुए, कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं उसके जीत जाने का जो है वो इंडिया है और वो हो सकता है कि वो जीत जाए। लेकिन बहसीत पाकिस्तानी हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कौन जीतता है इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है या ब्रॉडर ग्लोबल साउथ को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे रिपब्लिकन आते हैं या डेमोक्रेट आते हैं। देखें, एक पार्टी जो ऑलरेडी मौजूद है वो इस वक्त जो है वो अगर $1 गजा के जेनोसाइड पे लग रहा है तो उनकी रिपोर्ट है कि उसमें से जो 70 सेंट हैं वो अमेरिका जो है वो पे कर रहा है। अगर ट्रंप आ जाता है और उसके साथ वो जेडी वैंस जो है वो ऑलरेडी कह चुका है कि अगले 5 साल के अंदर हमने चाइना सीज के अंदर जो है हमने चाइना को कंटेन करना है और हम एक बहुत मेजर प्लान कर रहे हैं। मैं बात आ गई आपकी जी, क्विक कमेंट आपका इमरान याकूब साहब, हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं उनकी एस्टिमेशन पे। देखें डॉक्टर कमर चीमा साहब अभी जो बात कर रहे थे ना कि 20% वोटर जो है वो टिकटॉक से मुतासिर होता नज़र आता है, लेकिन काजी साहब यहाँ जो मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिकन मीडिया की अगर आप कवरेज देखें इस दफ़ा इलेक्शन पे, तो मैंने CNN, ABC, CBS, फॉक्स न्यूज़, NBC ये सारे चैनल्स मुख्तलिफ औकात में देखे और ऑब्ज़र्व किया है। इस दफ़ा
इतनी पैथेटिक। इमरान याकूब साहब, आपकी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं शुक्रिया अदा कर दूं डॉक्टर कमर चीमा साहिबा का, शाजिया अनवर चीमा साहिबा का। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ कुछ मजीद गेस्ट होंगे। इमरान याकूब साहब भी मेरे साथ हैं। ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम तो भाई बड़े लोगों का काम है, उन्हें क्या अमेरिका के इलेक्शन की इस खसूसी ट्रांसमिशन में वेलकम बैक। कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, बड़े इंपॉर्टेंट ताहिर मलिक सीनियर तजिया नगार मेरे साबिक को होस्ट हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान याकूब खान साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि क्या ये जो दुनिया है आज इतनी इम्पोर्टेंस है अमेरिका की, जो इमरजेंस है ब्रिक्स की, चाइना की, या जो एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, तो क्या इतना जो एक है हल्ला ब्लू इस इलेक्शन पे, तो ये अब इतना इम्पोर्टेंट आज भी अमेरिका है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए? देखिए, अमेरिका है तो सही, क्योंकि एक इस वक्त आपने देखा कि ये एक सुपर पावर है। फिर इनका इन्फ्लुएंस जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है। फिर इवन हमारे रीजन में भी देखें तो इंडिया इस दफा जिनके उनसे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसमें आपके सामने 2+2 भी है, I-2 भी है। फिर उसके बाद साउथ चाइना चीन में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर चाइना के खिलाफ यूएसए इसको प्रॉक्सी यूज़ करता है। और फिर इसके साथ एससीओ की अपनी इंपॉर्टेंस है अपने रीजन के अंदर, बिकॉज आपने देखा कि रशिया, सेंट्रल एशिया, देन अफगानिस्तान इज द मेन हर्डल। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाए देन वी कैन हैव अ गवादर पोर्ट बलूचिस्तान से, देन द होल मार्केट ऑफ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट इज अवेलेबल। लेकिन ओवरऑल अमेरिकन का पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो पाकिस्तान की काफ़ी टेक्सटाइल हो जाती है। अमेरिकन पॉलिसी मैटर्स अ लॉट। जब बाइडन थे तो आपने देखा कि उन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर से बानी पीटीए ने कभी कॉल भी नहीं की है। और वी नीड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ नेशन। एक्चुअली आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये है कि यू डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। यू हैव टू परस्यू ऑल दिस थिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन नेशनल ऑब्जेक्टिव। और इस कॉन्टेस्ट में ये इलेक्शन मैटर जनरली परसेप्शन ये शायद रिपब्लिकन सॉफ्ट टर्न होता है, हालांकि उनकी पॉलिसी पेंटागन स्टेट डिपार्टमेंट बनाता है, जो उनको एक विंडो मिलती है उसमें ऑपरेट करते हैं, उन्हीं इसका फ़र्क हो सकता है। बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इन पाकिस्तान को इससे इलेक्शन में इतना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मजीद मिन्हाज साहब ने, उनकी तरफ भी आएंगे। मगर ताहिर मलिक साहब, आप ख़ास तौर पर चंद दिन पहले ही अमेरिका से तशरीफ़ लेके आए हैं, क्या किस तरह ये मुख्तलिफ लग रहा है? आपने जो एक लंबा अरसा भी वहाँ गुजारा है, जनाब ताहिर मलिक साहब। काई साहब, एक्चुअली मतलब अमेरिकन इलेक्शन में इस वक्त मुझे जो सबसे अहम चीज़ लगी है वो बड़ा क्लोज कंपटीशन है। मुझे लग रहा है जिस तरह अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं ना 50-50, मुझे कोई डोमिनेट करता नज़र नहीं आ रहा। नॉर्मली हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं फिर कंक्लूजन निकालते हैं, तो मैं पहले अपना कंक्लूजन आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा है कि दोनों के बड़े चांसेस हैं, डेमोक्रेट्स के भी और रिपब्लिकन भी। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली रिजल्ट उसका होगा जिसके वोटर में मोटिवेशन आ जाएगी। अगर रिपब्लिकन में वेव आ गई, जिस तरह हमारे यहाँ होता था, जिस तरह हमारे यहाँ 8 फरवरी को इलेक्शन में हुआ, एकदम वेव आई पीटीए की, लगा सारी तरह पीटीए ही आ गई, तो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा ना, ये 50-50 नज़र आ रहा है जाके जो अमेरिका मुझे महसूस हुआ है। और विनिंग में सबसे बड़ा अहम फैक्टर जो होगा वो नंबर ऑफ वोटर किस पार्टी के ज़्यादा बाहर आते हैं, लिहाजा चांसेस आर इक्वल एंड इवन। अच्छा, इवन आपके ख्याल में? चले इमरान याकूब साहब, आप मुझे बताया गया कि आपने जल्दी जाना है, तो मैं चाहूँगा कि एक सवाल आप भी हमें कुछ थोड़ा एनलाइटन करते चले जाएं। अभी आप बात कर रहे थे कि जी डिसाइड तो एक ही स्टेट में होगा, गालबन विस्कॉन्सिन की बात कर रहे थे, इस पर ज़रा वजाहत फरमा दें, फिर मैं दीगर मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। कल साहब, गुजारिश ये है कि जैसे मलिक साहब तो अभी वहाँ से होके भी कभी आए हैं, और एक जर्नलिस्ट की नज़र में और आम आदमी की नज़र में बड़ा फ़र्क होता है। इनसे भी 2-3 चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेंसिल्वेनिया जो है वो एक स्विंग स्टेट्स में भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ वोटर सबसे ज़्यादा है,
और यही तमाम अमेरिकी मीडिया भी ये कह रहा है कि फ़ैसला जो है वहीं से होगा। लेकिन मेरा कंसर्न जो है, जो मैं बात ब्रेक पे जाने से पहले करना चाहता था, मलिक साहब इस दफ़ा आपने भी देखा होगा, मैंने CNN, ABC, CBS, फॉक्स, NBC ये सारे मुख्तलिफ औकात में चैनल्स देखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी मीडिया में इस दफ़ा इलेक्शंस को उस तरह से कवर नहीं किया जा रहा। वो डेमोक्रेट्स के अलावा वो तो रिपब्लिकन का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देते। CNN पे, दूसरे चैनल्स पे भी उस तरह से इस दफ़ा वो कैंपेन नहीं हो रही जैसी 2016 में हमें देखने या पहले इलेक्शंस में देखने को मिलती थी। तो क्या अमेरिकी मीडिया भी ये समझ के बैठा हुआ है कि अब ये जो मामला है वो इस तरह से 50-50 है और उसमें जो रोल अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट या यहूदी लॉबी अदा करेगी वो जीतेगा, इसलिए हम भी ज़्यादा तवानाइयाँ सर्फ ना करें? हाँ सर, पहले तो अमेरिकन कल्चर को थोड़ा समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ वो जो थर्ड वर्ल्ड का कल्चर है ना, जहाँ पॉलिटिक्स आपको नज़र नहीं आती, मतलब आप टच नहीं कर सकते, मतलब आपको पता चलेगा, मतलब पिछले संडे की बात है, ट्रंप ने आना था यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो मुझे लग रहा था कि जैसे को मैं कोई थर्ड वर्ल्ड के मुल्क को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब हैरानगी की ये बात थी कि शाम को उसका तकरीर है, ये पॉइंट समझें, कारी साहब 2 बजे से पहले आपने जाना है, 2 बजे से पहले आपने उस जगह पे पहुंचना है। दैट वाज इन मैनहट्टन सिटी। तो 2 बजे से पहले आप चले जाएंगे, फिर चारों तरफ से आपको बंद कर दिया जाएगा, 5-6 बजे रैली होगी और ट्रंप साहब ना खिताब फरमाएंगे। तो जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल माइंड, कागजों में मैं बात करूँ, इकोनॉमिक माइंड में ये हालत हो कि वोटर को ये जो आपने बात की है, सिर्फ एक जलसे में वो ओपन नहीं चल सकता, सिक्योरिटी बहुत इशू बन गया। मुझे पाकिस्तान मैं डॉक्टर नाज साहिबा से मैं इन करूंगा, ये डॉक्टर साहिबा एक बात होती है, मलिक साहब भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी अमेरिकन सिस्टम इज ब्रोकन। एक और मैंने अजीब व गरीब इस्तिलाह सुनी कल परसों, एक आर्टिकल डॉक्टर करामुल हक साहब ने मुझे भेजा कि जी डेमोक्रेटिक रिसेशन है। इसकी क्या सेंस मिलती है हमें? क्या इस डेमोक्रेसी ऑन दी डिक्लाइन, जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, डॉक्टर साहिबा? शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शरीक किया। जब हम अमेरिकन डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेसी प्रमोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी एग्जाम्पल देते हैं दुनिया को, फिर वो बात करते हैं डेमोक्रेसी प्रमोशन की। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डेमोक्रेट्स को या रिपब्लिकन को देखें कि वहाँ का जो एक सिस्टम है वो या टूट रहा है या टूटने का खतरा है, तो मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ हो सकता है या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शंस के दिनों में आप देखें, कैंडिडेट है वो कौन से इश्यूज को टच कर रहा है, क्या वो इश्यूज ऐसे हैं कि आम लोगों के इंटरेस्ट के हैं, उनका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया के कई खित्तों में इंगेज्ड है, जब कुछ खित्तों में कन्फ्लिक्ट्स है, कुछ में वॉर है, कहीं पे इन कंपटीशन है विद डिफरेंट कंट्रीज लाइक रशिया हो गया या चाइना हो गया। फिर हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं, तो इंटरनली उनका फोकस ये देखना है लोगों ने कि कौन सी हुकूमत अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा कर रही है। सो डेमोक्रेसी तो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं दिनों, महीनों या चंद सालों में ख़त्म नहीं होंगे। सो वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ खदशात हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को इतनी जगहों में इंगेज कर लिया है कि अब उसको समझ नहीं आ रही। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ से किस तरह से उन्होंने विड्रॉ किया। डेमोक्रेसी रहेगी अमेरिका में। सवाल ये है कि उस डेमोक्रेसी को कौन सा कैंडिडेट किस तरह से चलाएगा, क्या ऑफर कर रहा है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वो किस तरह से अमेरिकन लोगों की डिमांड को वो फुलफिल करेंगे। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि आप देखें कि उनका जो इलेक्शन कैंपेन जो है वो किस तरह से चल रही है, लोग जो है किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि या कमला हैरिस इस स्टेट में या दूसरे स्टेट में
बर्तरी हासिल करेंगी या ट्रम्प जो हैं वो बर्तरी हासिल करेंगे। सो ख़ासकर जब हम स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि 1 या 2 स्टेट में कमला हैरिस की जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, तो वो भी हम लोग फ़िलहाल इतनी ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं एक और हवाले से यानी यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि बहरहाल अमेरिका में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरे हैं, और जो 1946 से जो बूम आई थी 74-73 में उसका एंड हो गया, और उसी डिस्कॉन्टेंट को टैप कर रहा है जो ट्रंप है। तो आप क्या ये समझते हैं कि, और फिर ये बात बड़ी बार बार कही जाती है कि अमेरिका में, मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइन सुनाना चाहता हूँ कि अमेरिकन बिलियनर्स यूजिंग मनी टू स्विंग टू स्विंग द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस। 21 सरमाएदार पीछे खड़े हैं कमला हैरिस के, 14 इधर खड़े हैं। तो वेयर इज डेमोक्रेसी बिटवीन दिस, और ये सबसे महंगा इलेक्शन भी बताया जा रहा है। जनाब ब्रिगेडियर साहब, देखिए डेमोक्रेसी की बात जो है ना, वो अभी आपके सामने जब लास्ट इलेक्शन हुए थे और कैपिटल हिल पे अटैक हुए थे, उससे अंदाजा काफी लग गया था कि कौन किसको लेके आना चाहता था। एंड दैट तो बाइडन के, और बड़े इस पे इख्तलाफात भी हुए, प्रॉब्लम भी हुए, बट ओवरऑल देखें तो उसमें पॉपुलर जो था वो ट्रम्प था, क्योंकि वो आम कॉमन मैन की, लेबर की जो है ना वो पॉलिसी की बात करता है, इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, इकॉनमी उन्होंने बहुत बढ़ाई, चाइना को काफ़ी कॉर्नर किया, ये सारी, एंड देन ही इज अगेंस्ट द वॉर। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन वॉर जो 24 आवर्स में ख़त्म कर सकता। देन गुड जूस लाइक के इस वक्त गाजा में जो लेबनान में कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। आई थिंक ये होंगे इलेक्शन अल्टीमेटली कंट्रोवर्शियल। इस पे अगर ट्रम्प लूज करते हैं तो वो यू विल नॉट एक्सेप्ट, वो बहुत शोर मचाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने विदाउट गिविंग प्रूफ्स उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एक धांधली होगी, रिगिंग होगी, उसकी वो बातें कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो डिपेंड करता है स्विंग स्टेट्स का, जो आपके तकरीबन 7 हैं, जिसमें पीपल से कि जो जनरली ये है कि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो इनकी ट्रम्प की है, बट इट्स नॉट क्लियर। और ये फर्स्ट टाइम है कि बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन जा रहा है। 1-2% का कह रहे हैं, 3% का फर्क आएगा ओवरऑल इलेक्शन क्या होता है। कमला हैरिस को एक डिसएडवांटेज है, बीइंग अ वुमन, कभी हिस्से में नहीं हुई है अमेरिका की, एंड देन शी इज अ ब्लैक ब्लड भी आपके सामने है, साउथ एशिया का, दिस कैन गो अगेंस्ट हर, बट वुमन सीट्स आर मोर विद हर, ये भी उनको एडवांटेज है। बट ट्रम्प को जाहिर है कि वाइट मैन का भी वो जो देख है, उनका पुरानी लेगेसी है, अनप्रिडिक्टेबल अनऑर्थोडॉक्स तरीके से अचानक वो पॉपुलरिटी ले जाते हैं, वो भी पता चल रहा है। बट दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और शोर शराबा वाला इलेक्शन होगा, जो मेरा अपना अंदाजा है इसके अंदर। इसमें देखना ही कि कितना फेयर होता है और कहाँ एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत पार्ट प्ले करती है या नहीं करती। जी ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए, मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है तो ये खास नुकता है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि बहुत से सवालिया निशानात भी आ रहे हैं डेमोक्रेसी और डिलीवरेंस पे, क्योंकि जो एक लिबरल डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत सी बातें, बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं इलेक्शन से पहले। एक ब्रेक के बाद इसका चर्चा करेंगे, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये तो बजा है कि कोई बड़े शायद फायर वर्क्स ना हो, ना कोई वहाँ इनकलाब की कोई सूरत नज़र आती है, लेकिन लोगों की एक बेजारी ज़रूर है। जो ये स्पेंडिंग है, $900 बिलियन का उनका जो मिलिट्री का बजट है, इधर पैसे ज़ेलेंस्की को दे रहे हैं। लोग आम तौर पर ये भी कह रहे हैं, तसव्वुर ये भी है कि भाई हमारा सिस्टम जो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको यानी रिपेयर की शदीद ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू सर्टन सर्वेज, और पैसे आप बाहर भेज रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है जो एकदम से ट्रंप पॉपुलर हुआ है। डॉक्टर साहिबा जी, ये मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि जब आप अमेरिकन इकोनॉमी को देखते हैं तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन चल रही है,
हालांकि जो हैरिस हैं उन्होंने उनका जो मेन जो चीज़ें वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं तो वो है हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। अब अगर हम लोग डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री को देखें तो उनकी ज़्यादातर इंगेजमेंट बाहर रही है थ्रू डिफरेंट मींस कि कहीं पे वो अलाइज को सपोर्ट करते हुए जंग में इन्वॉल्व हैं, कहीं प्रॉक्सी वॉर्स में, कहीं पे वो ममालिक के साथ इन कंपटीशन है। तो वहाँ पे जैसे यूक्रेन का आप देख लें या इजराइल का देख लें। लेकिन हम ट्रम्प का जो है ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो भी जो मेन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे वो हट के उनका का दौर हुकूमत होगा। क्योंकि ट्रम्प यूक्रेन की तो बात करते हैं कि वहाँ पे हमारी जो इंगेजमेंट है वो सही नहीं है, कि दोनों जो सुदूर हैं मैं उनसे बात करूंगा और विद इन 24 आवर्स जंग खत्म हो जाएगी। फिर वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं ताकि जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और बाहर से जो चीज़ें जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स इतने लगाए जाएं कि लोग अपने डोमेस्टिक ये लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन जब बात आती है क्योंकि इनका मेजर जो वोट बैंक है जी जी वो कंजर्वेटिव्स हैं, ट्रेडिशनलिस्ट या जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है वो है एपाक, जो इजराइल अमेरिकन इजराइल वो तो मेरे ख्याल में लॉबी दोनों है। डेमोक्रेट्स हों या वो दोनों हों, उनको तो उनकी तरफ देखना ही पड़ता है और हमें ये गलत ख्याल है, गलत नहीं होना चाहिए कि शायद इनमें से कुछ जीते। ब्रिगेड साहब, जो मैडम ने बात की, डॉक्टर साहबा ने जो बात की है कि ये जो स्पेंडिंग है बहुत ज़्यादा बाहर और अंदर इकोनॉमिक प्रेशर्स तो आए हैं, 1973 के बाद बूम अमेरिका की नीचे गई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आए हैं, तो ये भी एक वजह आप समझते हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ी वजह होगी, इसलिए कि उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, ही इज अगेंस्ट द वॉर, ही सेज आई डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर। जबकि अमेरिकन पॉलिसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वॉर नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, उनको वॉर मशीनरी कैसे बिकेगी, ये भी सोचने की बात है। फिर जी $90 बिलियन की बात करें, बिल्कुल ठीक इसलिए है कि उनको अपने इंटरनल क्राइसिस हैं, आपके सामने उन्होंने इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगा दिए थे और जिसके चाइना से काफ़ी प्रॉब्लम रही। ही वांट्स कि अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बूस्ट मिले, वो भी ठीक है। और ये जो यूक्रेन वॉर को अगर प्रेसिडेंट ये ट्रम्प बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा यूक्रेन वॉर, जो कि यूरोप भी खुश नहीं है, अमेरिकन द बेनिफिशरी। आपको पता है कि सारी बात है गैस की, जर्मन और जर्मनी का और रूस का एक $10 बिलियन का एक पैसिफिक में लाइन बिछ गई थी और उसके बाद इन्होंने ये सारा तो ये काफी नहीं है, बेसिकली रीजन ये है। बट ट्रम्प ने आपने अफगानिस्तान में भी देखा, ट्रुप्स को निकालना शुरू कर दिया था। उसके बाद अभी यूक्रेन की बात है, मे बी ये पुश मोर साहब, टुवर्ड्स मैं इजराइल माफ़ी चाहता हूँ, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका शुक्रिया, ताहिर मलिक साहब आपका शुक्रिया। एक बड़ी मुख्तलिफ और कम्प्लेक्स दुनिया है जो इमर्ज कर रही है और शायद उसी के मज़ाहिर हमें नज़र आएंगे। हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, एक ख़बरों का एक वक्फा होगा उसके बाद, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। फ़िलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।